नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जब छोटे थे तो कई बार सुनते थे कि फला के सिर पर भूत आ गया है, प्रेत आत्मा जो है वो परेशान कर रही है। ओपरी भी कुछ-कुछ इलाकों में कहते थे और अजीब-अजीब हरकतें वो आदमी या औरत करते हुए दिखाई देती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसके सिर पर भूत आ गया है, कोई पराई आत्मा उसके शरीर में घुस गई है। तो पिछले कुछ दिनों से हम भी देख रहे थे, आप भी देख रहे थे, कुछ लोगों के सिर पर भूत सवार था और ये भूत सवार था योगी के खिलाफ। अब जो बचपन में सुनते थे कि फला के सिर पर भूत आ गया है, फला ओपरी आ गई है, तो फिर उनका इलाज क्या होता था? उनकी झाड़-फूँक कराई जाती थी और झाड़-फूँक करा कर के उनके सिर से भूत उतारा जाता था। एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी में झाड़-फूँक करने वाले दिल्ली में बैठे हैं और कई बार ऐसा भी लगता है कि इन झाड़-फूँक करने वालों की शह पर तो कहीं किसी के सिर पर भूत सवार नहीं होता है और फिर यही उतारने वाले भी हैं, चढ़ाने वाले भी यही हैं। तमाम तरह की किस्से कहानियाँ पिछले करीब-करीब 15-20 दिन, 1 महीने में हम सुनते आ रहे हैं। बल्कि 4 जून को ही ये शुरू हो गया था, जब नतीजे आए थे और पता चला था कि साहब उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की 2019 के मुकाबले 29 सीटें घट गई हैं। वैसे तो कई राज्यों में घटी थी, पश्चिम बंगाल में भी घटी थी, 18 थी, वहाँ घट कर के 12 रह गई। इसी तरीके से हरियाणा में आधी रह गई, राजस्थान में घट गई। इसके अलावा कर्नाटक में भी घटी, महाराष्ट्र में भी घटी। संबल अगर किसी ने दिया और फिर से अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले पाए, तो वो उड़ीसा की वजह से और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की वजह से, जहां अधिकांश सीटें, मध्य प्रदेश में तो सभी सीटें और उड़ीसा में एक छोड़ करके 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। और कई राज्यों में ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा, बहुत अच्छा रहा। छत्तीसगढ़ में भी अच्छा रहा, झारखंड में भी अच्छा रहा, उत्तराखंड में, हिमाचल में, सभी जगह अच्छा रहा। दिल्ली में भी 7 की 7 सीटें फिर मिली। तो इस वजह से तीसरी बार सरकार बन गई। लेकिन सबसे ज़्यादा हाय हल्ला कहाँ हो रहा था? उत्तर प्रदेश में। और निशाने पर कौन थे? योगी आदित्यनाथ। वो कहते हैं कि साहब बिना राई के पहाड़ बनता नहीं है और बिना धुएँ के आग लगती नहीं है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो पक रहा था और चल रहा था, बल्कि चलवाया जा रहा था। मीडिया में चटपटी सामग्री परोसी जा रही थी, वो अपना टीआरपी बढ़ा रहे थे, क्योंकि योगी जी के नाम पर आप कुछ भी बनाते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो उनके चाहने वाले इतने हैं, वो इतने लोकप्रिय हैं कि लोग ज़रूर देखते हैं। हालाँकि बहुत सारे लोगों की एक आश्वस्ति भी है कि योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में इतने लोकप्रिय हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 2 ही चेहरे हैं, तीसरा कोई चेहरा ही नहीं है जिसकी कोई ऐसी लोकप्रियता हो। और अब तो लोग बल्कि योगी जी को मोदी जी के समकक्ष रखने लगे हैं लोकप्रियता के मामले में। तो ऐसे में ये खबरें चला देना या चलवा देना या इस तरह के बयान दे देना, 14 जुलाई को बयान दिया था ना केशव मौर्य ने कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा होता है, कार्यकर्ताओं का जो दर्द है वो मेरा दर्द है। मतलब अजीबो-गरीब बयान, और वो भी किसकी मौजूदगी में? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये सब किया गया था।
प्रदेश अध्यक्ष भी थे, प्रभारी भी थे, सब थे। और इसके बाद ये मामला तूल पकड़ गया और दिल्ली तक पहुंच गया। तमाम तरह की किस्से कहानियां चली कि साहब दिल्ली में अमित शाह इस तरह की चीज़ों को हवा दे रहे हैं। हालाँकि जो बाद में खबरें आई निकल कर के, वो तो ये हैं कि केशव मौर्य ने भी और पाठक ने भी, दोनों ने अमित शाह से मिलने का कई बार समय माँगा, लेकिन अमित शाह इनसे मिल ही नहीं रहे थे। इनको मिलने का समय ही नहीं दिया। जब प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ था, उसके बाद ये लोग दिल्ली में डेरा डाले पड़े रहे, लेकिन नहीं मिल पाए। क्योंकि कहीं न कहीं इस बात का एहसास ऊपर वालों को भी हो गया था कि उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल खेला गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश तो भई ऐसा प्रदेश रहा है जिसने 2014 में भी और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिला दिया। एनडीए के गठबंधन दल तब भी थे साथ में, पर तब मजबूत सरकार थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। इस बार मजबूर सरकार है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश बाबू और चिराग पासवान से लेकर के छोटे-छोटे दलों के ऊपर ये सरकार अब निर्भर है। तो उत्तर प्रदेश से झटका लगा, इसको लेकर के तमाम किस्से कहानियां जो हैं वो चालू किए गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ बहुत आराम से, धैर्य के साथ, शांति के साथ अपने कामकाज में लगे रहे। समीक्षा उनके स्तर पर भी हुई। अलग-अलग मंडल के लोगों को बुला कर के फीडबैक उन्होंने भी लिए, और मोटे तौर पर जो नेतृत्व तक बात पहुंची थी, वो ये पहुंची थी कि साहब एक तो भीतरघात हुआ है। एक कुछ गलत प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। पार्टी के ही नेताओं ने असहयोग किया है। असहयोग वैसे संघ की तरफ से भी हुआ, और वो जेपी नड्डा की बयानबाजी के बाद से हुआ। और जो सबसे ज्यादा अंदर खाते योगी का विरोध हो रहा है, ये खबरें चलवा रहे थे, उन दोनों उप मुख्यमंत्रियों के क्षेत्रों में भी कई सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। और ये बात तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही थी, 14 जुलाई को भी कही थी, जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, कि भाई जो अति आत्मविश्वास था, वो भी हमें ले डूबा, और कुछ कार्यकर्ताओं की शिथिलता, लापरवाही, ये सब कारण थे। दूसरे, विपक्ष का दुष्प्रचार, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, आगे चुनाव ही नहीं होंगे, और वो खटाखट वाला मामला, ये सब ऐसे कारण थे। दूसरे, जो एक ये माहौल बनाने की चेष्टा हो रही थी कि साहब योगी जी संगठन को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मिलने का समय नहीं देते हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है। तो आप ही सोच करके देखिए, लोकसभा चुनाव से 4-5 महीने पहले से ही योगी आदित्यनाथ की व्यस्तताओं का स्तर क्या था, लेवल क्या था। प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था, उसकी तैयारियां भी करनी थी, दूसरी तमाम चीजें थी, उनकी भी तैयारियां होनी थी। तो योगी आदित्यनाथ को समय कहाँ था? और जो जिनको संगठन की, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की आवभगत करनी थी, या सुनवाई करनी थी, या उनकी पीड़ा को एड्रेस करना था, वो क्या कर रहे थे? सिर्फ राजनीति, या केवल घर बैठे हुए थे? तो ये अपने आप में विचारणीय प्रश्न है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हुए थे, केशव मौर्य और पाठक भी, दोनों दिल्ली पहुंचे हुए थे। और ये खबर मीडिया में चलाई गई कि साहब 27 तारीख को जो नीति आयोग की बैठक है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को बुलाया है मीटिंग के लिए। पर हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी, जिसको छिपाया गया मेन स्ट्रीम के मीडिया में, कि सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। क्योंकि सभी मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में भी थे, तो प्रधानमंत्री ने सोचा कि इन सब से अलग से भी बातचीत करेंगे। जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां हैं,
आगे के लिए क्या कार्यक्रम है, लोकसभा चुनाव में जो कमियाँ रह गई, खामियाँ रह गई, जो भी फीडबैक मिले हैं अलग-अलग राज्यों के जहाँ-जहाँ सीटें घटी हैं या अपेक्षाओं के अनुरूप जहाँ प्रदर्शन नहीं हुआ है, तो उसके बारे में बैठ कर के बात कर लेंगे और वो हुआ। सबने अपने-अपने फीडबैक दिए। योगी आदित्यनाथ जो अलग से मुख्यमंत्रियों की परिषद नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई, उससे पहले बीएल संतोष से मिले थे। बल्कि बीएल संतोष उत्तर प्रदेश भवन पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए और जो फीडबैक है योगी का, वो उन्होंने बीएल संतोष को दे दिया। अब ये माना जा रहा है कि बीएल संतोष ने जो योगी से बातचीत हुई है, वो आगे जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, वो जेपी नड्डा हों, अमित शाह हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उन तक पहुंचा दिया। इसके बाद साहब शाम को ये बैठक होती है। इसमें अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सब बुलाए गए थे और आप ये देख कर के हैरान होंगे, आपको आश्चर्य होगा कि जो बैठक हुई, उसमें योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के करीब बैठे हुए थे। ये चित्र ज़रा आप ध्यान से देखेंगे, तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि योगी आदित्यनाथ बीएल संतोष के बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं और उनके ठीक सामने आप देखेंगे कि अमित शाह बैठे हुए हैं। बराबर में जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना कुछ कहे सबको ये मैसेज दे दिया कि योगी आदित्यनाथ का स्थान और कद इस समय भारतीय जनता पार्टी में क्या है और जो मुख्यमंत्री हैं अलग-अलग राज्यों में, उनमें भी योगी आदित्यनाथ का स्थान कहाँ है? तो जो लोग पिछले कुछ समय से एक मुहिम छेड़े हुए थे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जिस तरह की के साथ संगठन की सुनवाई नहीं होती, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, नौकरशाही हावी है, तमाम तरह के किस्से कहानियाँ चलवाए जा रहे थे मीडिया के ज़रिए और मीडिया वालों को तो चाहिए ऐसी सामग्री, गरमा-गरम सामग्री, मसाला चाहिए। उन सबको नरेंद्र मोदी ने बिना एक शब्द बोले योगी जी को अपने पास बैठा करके संदेश दे दिया कि साहब योगी जी का स्थान क्या है। तो मैं तो वो जो मैं बचपन की बात बता रहा कि फला के सिर पर भूत आ गया या प्रेत आ गया या ऊपरी आ गई। तो ये झाड़-फूँक हो गई है दिल्ली में। अमित शाह ने इन दोनों को बुलाया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को। बैठक में जेपी नड्डा भी थे, बीएल संतोष भी थे और वहाँ पर सीधे-सीधे कहा गया है, बयानबाज़ी से बाज आइए, किसी भी तरह के शक्ति प्रदर्शन से, किसी भी तरह की मुहिम से अपने को दूर रखिए। किसी तरह का वो जो कानाफूसी होती है, मीडिया के कुछ लोगों के कान में कुछ कह दिया और कुछ चलवा दिया, इससे दूर रहिए और अपने काम पर फ़ोकस करिए। जो दायित्व आपको सौंपे गए हैं, उन दायित्वों पर फ़ोकस करिए और जो 10 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव होने हैं, उस पर फ़ोकस करिए। यानी सीधे-सीधे अगर कहा जाए और इनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी। ये दोनों मौर्य और पाठक दोनों जब मीटिंग के लिए पहुंचे तो वो होता है ना कि खिसियानी बिल्ली, ऐसी सूरत थी इनकी। वो जो एक अलग तरह का अकड़पन था बॉडी में, वो गायब था और योगी जी तो मस्त हैं। योगी जी तो लखनऊ थे तो भी उनकी चाल पर, उनकी ढाल पर, उनके तेवरों पर खामोश ज़रूर थे, लेकिन चुपचाप थे
और उनके करीबी बताते हैं कि उनको कई बार सलाह दी जाती है कि ना तो आपने संगठन में अपना कोई ग्रुप बनाया, ना सरकार के भीतर ही ऐसा एक प्रेशर ग्रुप आपने तैयार किया कि जो इस तरह की स्थितियों परिस्थितियों में आपकी ढाल बन करके खड़ा हो जाए। तो बताते हैं योगी जी साफ तौर पर कह देते हैं कि मैं इन चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहता। सब मेरे हैं, मैं कोई ग्रुप नहीं बनाना चाहता। यानी वो राजनीतिक व्यक्ति हैं ही नहीं और वो ये सब लंद-फंद जो है अपनाना भी नहीं चाहते कि गुटबाजी करो, अपना एक समर्थक वर्ग तैयार कर लो संगठन में भी, सरकार में भी, भिड़ा दो, उस सब से दूर हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसा आज उन्होंने नीति आयोग की बैठक में भी कहा कि जो 2047 को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि हम भारत को विकसित बनाएँगे, कि हम तो उस मिशन में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश जो है वो अब सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बनने की तरफ अग्रसर है। कानून व्यवस्था एकदम सुधर गई है, निवेश आ रहा है। बीमारू राज्य की जो उसकी एक छवि थी उससे तो वो उबर ही चुका है। तो तमाम उपलब्धियां योगी आदित्यनाथ ने नीति आयोग की बैठक में भी सामने रख दी और वहां तो प्रधानमंत्री भी थे और तमाम दिग्गज थे। गृह मंत्री भी थे, रक्षा मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, सब थे। सबकी मौजूदगी में उन्होंने ये भाषण दिया। तो योगी आदित्यनाथ को जो लोग मीडिया में चुनाव परिणामों के लिए विलेन बनाने पर आमादा थे, उनको अल्टीमेटली दिल्ली से जवाब मिल गया और जिनके सिर पर भूत सवार था, उनकी झाड़-फूँक हो गई, उनका भूत उतार दिया गया। अब वो हल्के होकर के लखनऊ लौटेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।